हाय फ्रेंड्स, आज हम इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे संयुक्त राष्ट्र संगठन, जिसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त हो। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा संयुक्त राष्ट्र संगठन या फिर माना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इसके इतिहास और स्थापना की बात करेंगे। तो हमारा दूसरा विश्व युद्ध होता है, तो दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद मतलब खतरनाक तरीके से जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, हमारे जापान के ऊपर बम गिराने के बाद। तो उसके बाद वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, किसके लिए? वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव रखी गई थी। तो ये इसका इतिहास है, मतलब इसका निर्माण कब किया गया। अब बात करेंगे निर्माण की घटनाक्रम के बारे में। ये हमारे क्या यूनाइटेड नेशन का लोगो है, चित्र में आप देख सकते हैं। इसमें क्या दो गेहूं की बालियां है जिसमें विश्व का ग्लोब लगा हुआ है। तो बात करें हमारे विश्व निर्माण के घटनाक्रम की, तो सबसे पहले हमारे लीग ऑफ नेशन की निर्माण किया जाता है। क्या लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया जाता है और वो क्या हमारे विफल हो जाता है। लीग ऑफ नेशन हमारे प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका निर्माण होता है। क्या प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमारे इसका निर्माण होता है। और शांति स्थापना के लिए स्थापित लीग ऑफ नेशन दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में पूरी तरह से विफल रहा था, जिससे क्या एक नए और सशक्त संगठन की आवश्यकता महसूस हुई थी। इसी वजह से हमारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है। फिर आता है 1941 के अंदर, क्या 1941 के अंदर अटलांटिक चार्टर आता है। जब 1941 में तो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मिलकर एक नए वैश्विक संगठन की प्राथमिक रूपरेखा तैयार की थी, जिसे कहते थे अटलांटिक चार्टर। फिर बात करें संयुक्त राष्ट्र नामकरण की, तो 1 जनवरी 1942 को कब 1 जनवरी 1942 को यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र नाम का सबसे पहले प्रयोग आधिकारिक रूप से हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ही किया था कि संगठन का नाम हमारे अटलांटिक चार्टर नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र होना चाहिए। तो इसका सबसे पहली बार आधिकारिक प्रयोग किसने किया? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने। आगे आगे बात करते हैं। एक सम्मेलन हो तुम्हारा कौन सा? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। कब? अप्रैल जून 1945 में। अप्रैल जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन होता है और इस ऐतिहासिक सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। कब? हमारे अप्रैल जून 1945 में। कितने? 50 देशों के प्रतिनिधि आए, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए। बाद में पोलैंड के जुड़ने से इसके संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 51 हो जाती है। फिर आधिकारिक स्थापना की बात करते हैं। आधिकारिक स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी आधिकारिक स्थापना होती है। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने के साथ ही इस संगठन की आधिकारिक शुरुआत हो जाती है और इसी उपलक्ष्य में हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया है। कब? 24 अक्टूबर को क्या संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसकी हम प्रशासनिक संरचना और सदस्य की बात करते हैं। क्या इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक संरचना और इसके सदस्य की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का कार्य क्षेत्र पूरी दुनिया में फैला हुआ है, मतलब पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका कार्य होता है। बात करें इसके संबंध में कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसका मुख्यालय की बात करें, मुख्य कार्यालय या हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका मुख्यालय हमारे न्यूयॉर्क शहर में है, जो हमारे कहा मैनहट्टन द्वीप अमेरिका में है। न्यूयॉर्क शहर मैनहट्टन द्वीप अमेरिका में इनका मुख्यालय। फिर क्षेत्रीय कार्यालयों की बात करें तो क्षेत्रीय कार्यालय हमारे स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, केन्या के नैरोबी में और ऑस्ट्रिया के वियना में। 3 जगह हमारे इसके क्षेत्रीय कार्यालय। बात करें टोटल देशों की संख्या तो टोटल इसमें 193 संप्रभु देश शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे कितने? 193 संप्रभु देश शामिल है। बात करें सबसे लेटेस्ट कौन सा सदस्य देश इसमें बना था तो दक्षिणी सूडान। कब? 2011 में। 2011 में दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य है और वो भी कितने? 193वां सदस्य बनता है। फिर पर्यवेक्षक दे राज्य की बात करें, मतलब जो ऑब्जर्वर स्टेट की बात करें तो हमारे 2 गैर सदस्य। कितने? 2 गैर सदस्य, एक हमारे वेटिकन सिटी और एक हमारे फिलिस्तीन। तो ये हमारे क्या पर्यवेक्षक राज्य है। तो हमारे 193 संप्रभु देशों के अलावा 2 गैर गैर सदस्य राष्ट्र है जिनके पास पूर्ण राज्य का दर्जा कम है, मतलब जो हमारे फिलिस्तीन है और एक हमारी क्या वेटिकन सिटी। ये हमारे क्या है? पर्यवेक्षक राज्य की भूमिका निभाते हैं। किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो वैश्विक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए, क्या वैश्विक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र में कुल 6 भाषाओं को आधिकारिक स्वीकृति मिली हुई है। कितनी? 6 भाषाओं को, जिनमें एक हमारे अंग्रेजी, दूसरी फ्रेंच, तीसरी चीन या चाइनीज, चौथी रूसी या रशियन, पांचवी हमारी स्पेनिश और छठी अरबी। तो हमारी क्या 6 भाषाएं जिनको क्या आधिकारिक रूप से स्वीकृति मिली हुई है। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन के अंदर। कौन कौन सी?
अंग्रेजी, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, स्पेनिश और अरेबिक। अब खास बात देखें तो यद्यपि हमारे जो यूनाइटेड नेशन में 6 भाषाएं आधिकारिक रूप से, लेकिन संगठन का मुख्य प्रशासनिक और दैनिक कार्य मुख्य रूप से अंग्रेजी और फ्रेंच में ही किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, केवल 2 ही भाषाओं में क्या है हमारे प्रशासनिक और दैनिक कार्य किए जाते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का तो नाम देख लिया, इसका इतिहास भी देख लिया, किस तरह से इसका निर्माण हुआ था। अब देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यूनाइटेड नेशन के अनुच्छेद नंबर 1 के अनुसार इस संगठन की स्थापना निम्नलिखित प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की गई है। तो कौन-कौन से उद्देश्य हैं जिनको प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है? पहला उद्देश्य आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए। तो विश्व स्तर पर युद्ध जैसी स्थितियों को रोकना और देशों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद है, उनका शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए इसकी स्थापना की गई है। कौन सा पहला कार्य है हमारे उद्देश्य? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। दूसरा उद्देश्य आता है मानव अधिकारों की रक्षा करना। तो दुनिया भर में जाति, लिंग, भाषा और धर्म के आधार पर क्या? दुनिया भर में जाति, लिंग, भाषा या फिर धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना बुनियादी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देना। क्या? बुनियादी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देना दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य आता है मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास। क्या? मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास की बात करें तो सभी राष्ट्रों की संप्रभुता और समानता के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए, क्या? सभी राष्ट्रों की संप्रभुता और समानता के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए उनके बीच मित्रता विकसित करना, ये तीसरा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य आता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो वैश्विक स्तर की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं को, क्या वैश्विक स्तर की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं को सुलझाने के लिए देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, ये चौथा उद्देश्य है। पांचवा उद्देश्य आता है हमारा सतत विकास, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वैश्विक गरीबी उन्मूलन, जलवायु सुधार, जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए क्या हमारे सतत विकास के अंदर किनको शामिल करेंगे? वैश्विक गरीबी उन्मूलन, जलवायु सुधार और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सतत विकास लक्ष्य मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लागू करना हमारा पांचवा उद्देश्य है। तो हमारे यूनाइटेड नेशन के 5 उद्देश्य है जो हमारे यूएन चार्टर के अनुच्छेद नंबर 1 में बताए गए हैं। कौन-कौन से? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, दूसरा मानवाधिकारों की रक्षा, तीसरे हमारे महत्वपूर्ण संबंधों का विकास, चौथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पांचवा सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के बारे में, प्रिंसिपल की बात करें क्या है। तो यूएन चार्टर के अनुच्छेद नंबर 2 के अनुसार देखें तो सभी सदस्य देश स्वयं संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर काम करते हैं। तो खुद संयुक्त राष्ट्र भी और जो हमारे सदस्य देश है, ये अनुच्छेद 2 के अंदर जो सिद्धांत बताए गए हैं उनके अनुसार ही कार्य करेंगे। पहला है संप्रभु समानता। या संप्रभु समानता की बात करें तो सभी सदस्य चाहे देश छोटे हो या बड़े हो, अमीर हो या गरीब हो, कानून की नजर में समान और संप्रभु रहेंगे। तो पहला सिद्धांत ये। दूसरा सिद्धांत आता है सद्भावना से दायित्व निभाना। सभी सदस्य देश चार्टर के अंतर्गत अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन पूरी ईमानदारी सद्भावना से करेंगे। तो दूसरा हमारे क्या सिद्धांत ये। तीसरा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो सभी सदस्य देश अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत, मध्यस्थता या कानूनी तरीकों से शांतिपूर्वक सुलझाएंगे ताकि वैश्विक शांति को किसी भी तरह का कोई खतरा न हो। तो तीसरा सिद्धांत ये है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। चौथा हमारे सिद्धांत आता है बल प्रयोग पर निषेध। तो कोई भी देश किसी अन्य देश की क्षेत्रीय अखंडता या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करेगा या फिर हमले की धमकी भी नहीं देगा। तो चौथा सिद्धांत आता है बल प्रयोग का निषेध। पांचवा सिद्धांत आता है हमारे संयुक्त राष्ट्र को सहायता। तो सभी सदस्य देश क्या है चार्टर के अनुसार की जाने वाली यूएन की हर कार्रवाई में या चार्टर के अंतर्गत यूएन जैसे कोई भी कार्रवाई करता है तो उसकी उसकी सहायता करेंगे और उस देश की मदद नहीं करेंगे जिसके खिलाफ यूएन क्या दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है। तो उस देश के खिलाफ क्या है उसकी मदद नहीं करेंगे। ये हमारे संयुक्त राष्ट्र की सहायता होती है। अगला हमारे सिद्धांत आता है गैर सदस्य देशों पर प्रभाव। तो संयुक्त राष्ट्र यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि जो देश इसके सदस्य नहीं है वे भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इन सिद्धांतों के अनुसार काम करेंगे, चाहे वो सदस्य हो या ना हो। घरेलू मामलों में हस्तक्षेप की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र किसी भी देश के विशुद्ध रूप से आंतरिक या फिर घरेलू मामलों में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि वो मामला अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा ना बन जाए। तो ये हमारे क्या कुछ सिद्धांत है जो हमारे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाए जाते हैं। साथ ही साथ जो सदस्य देश है वो भी इनको अपनाते हैं, जैसे संप्रभु समानता, दूसरा सद्भावना से दायित्व निभाना, तीसरा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, चौथा बल प्रयोग का निषेध, पांचवा संयुक्त राष्ट्र को सहायता, छठा हमारे क्या गैर सदस्य देशों पर प्रभाव और सातवां हमारा घरेलू मामलों में गैर हस्तक्षेप। अब हम देखेंगे यूएन की संरचना। यूएन की संरचना की बात करें तो यूएन के 6 मुख्य अंग है। कितने? 6 मुख्य अंग है।
पहला आता है महासभा जिसे जनरल असेंबली कहते हैं, दूसरा सुरक्षा परिषद जिसे सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, तीसरा हमारा सचिवालय जिसे सेक्रेटेरिएट कहते हैं, चौथा हमारे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, पांचवा हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, छठा हमारे क्या था न्यास परिषद मतलब ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो यूएन की संरचना की बात करें तो इसमें 6 अंग है। अब हम एक-एक करके इन अंगों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पहला अंग आता है हमारे महासभा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जनरल असेंबली, यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ये हमारे संयुक्त राष्ट्र का मुख्य निर्धारक, नीति निर्धारक और प्रतिनिधि अंग है। जो हमारी महासभा है ये क्या है हमारे संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति निर्धारक और प्रतिनिधि अंग है, जिसे क्या हमारे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। तो हमारे क्या यूएनजीए की बात करें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो इसे हमारे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। बात करें इसकी संरचना की तो इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देश शामिल होते हैं। जनरल असेंबली में हमारे सारे के सारे 193 देश शामिल होते हैं। निर्णयों में प्रत्येक देश को केवल एक वोट देने का समान अधिकार मिला हुआ है, चाहे छोटा, बड़ा, गरीब, अमीर, प्रत्येक देश को केवल एक वोट देने का अधिकार दिया गया है। बात करें यूएनजीए के प्रमुख कार्यों की तो अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, बजट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना। यह अंक क्या सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर नए देशों को प्रवेश देता है। किसकी सिफारिश पर? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर नए सदस्य देशों को प्रवेश देता है। और सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं और महासचिव, इनकी नियुक्ति करता कौन? यूएनजीए। फिर अध्यक्षता की बात करें तो इसका नेतृत्व महासभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसका नेतृत्व कौन करता है? हमारे महासभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जिसका चुनाव हर साल, इसका चुनाव क्या हर साल 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए वैश्विक क्षेत्रों के रोटेशन के आधार पे किया जाता है। अलग-अलग क्षेत्रों के अंदर आधार पे क्या है? रोटेशन के आधार पे इसका चुनाव जो हमारे महासभा अध्यक्ष है, इसका चुनाव हर साल 1 साल के लिए किया जाता है और वो भी रोटेशन के हिसाब से, क्षेत्रीय रोटेशन के हिसाब से। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो शांति, सुरक्षा, बजट जैसे महत्वपूर्ण मामलों के लिए 2/3 बहुमत अनिवार्य है। कोई भी चीज़ पास करने के लिए शांति, सुरक्षा, बजट जैसे मामलों में सुरक्षा जैसे मामलों में क्या कोई भी चीज़ निर्णय करने के लिए 2/3 बहुमत अनिवार्य है। जबकि सामान्य निर्णय सामान्य बहुमत से लिए जाते हैं। इसका वार्षिक सत्र हर साल सितंबर महीने में न्यूयॉर्क में होता है। हर साल इसका जो वार्षिक सत्र है ये हर साल का सितंबर महीने में न्यूयॉर्क में होता है। तो दूसरा अंग आता है हमारा कौन-सा? सुरक्षा परिषद मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। ये हमारे संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली और कार्यकारी अंग है। ये हमारे क्या है? संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली और कार्यकारी अंग है, जिसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बात करें इसकी संरचना की तो इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य इसमें स्थायी होते हैं जिसे P5 कहते हैं। और वो सदस्य कौन-कौन है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये हमारे 5 सदस्य स्थायी जिसे P5 कहते हैं। और 10 सदस्य क्या गैर स्थायी है। आप इसे याद रखेंगे। तो 10 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? महासभा के द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। तो 5 इसमें परमानेंट सदस्य और 10 क्या गैर स्थायी सदस्य जिनका चुनाव महासभा के द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। मतलब हर साल 5 नए सदस्य चुने जाते हैं और 5 सदस्य हटा दिए जाते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। प्रमुख कार्यों की बात करें यूएनएससी की तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा बनाए रखना, विवादों की जांच करके समाधान के रास्ते सुझाना और आक्रामक देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना, सैन्य कार्रवाई का आदेश देना। तो ये हमारे क्या यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कार्य हैं। अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता 15 सदस्यों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हर महीने बदलती रहती है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला होगी उसके अनुसार क्या हर महीने इसकी अध्यक्षता बदलती रहती है और 15 सदस्य उनके बीच ही ये होगी। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 सदस्य हैं प्रत्येक के पास क्या वीटो पावर होती है। यदि कोई एक स्थायी देश भी प्रस्ताव के विरोध में वोट दे दे तो पारित कभी भी नहीं होगा और इसके निर्णय सभी सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। मतलब 5 सदस्य में से कोई एक भी किसी भी बात के लिए निर्णय के लिए मना कर देता है, विरोध कर देता है, तो वह जो निर्णय है वो पारित नहीं होगा। तीसरा अंग आता है हमारा कौन-सा? सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट या सचिवालय की बात करें, तो ये हमारे क्या संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक और दैनिक कामकाज संभालने वाला मुख्य अंग है। सचिवालय क्या हमारे संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक और दैनिक कामकाज संभालने वाला मुख्य अंग है और इसका मुख्य कार्यालय क्या न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में स्थित है। किसका? सचिवालय या सेक्रेटेरिएट का। बात करें इसकी संरचना की तो इसमें दुनिया भर से आए हजारों अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवक और कर्मचारी काम करते हैं। कितने? हजारों अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवक और कर्मचारी काम करते हैं। प्रमुख कार्य की बात करें तो अन्य अंगों की बैठकों का आयोजन करना और उनका प्रबंधन करना। जितने भी हमारे अंग है बाकी के 6 है,
तो 6 के 6 अंगों की बैठकों का आयोजन करना, उनका प्रबंधन करना, इसके अलावा वैश्विक समस्याओं, मानवाधिकार और आर्थिक आंकड़ों का अध्ययन तैयार करना। क्या? आर्थिक आंकड़ों का पर अध्ययन तैयार करना और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और शांति अभियानों को जमीन पर लागू करना। तो ये इनके मुख्य कार्य है, किसके? सचिवालय के। अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता कौन करेगा? सचिवालय प्रमुख के द्वारा। इसका नेतृत्व महासचिव करते हैं। बात करें इसकी अध्यक्षता की, सेक्रेटरीट की, इसका नेतृत्व कौन करता है? महासचिव या सेक्रेटरी जनरल करते हैं, जिन्हें सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे, किस पे? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे महासभा के द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। वर्तमान कौन है? महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। आप इसे याद रखेंगे। सुरक्षा जो हमारे महासचिव कौन है हमारे? इसके एंटोनियो गुटेरेस, आप इसे याद रखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और दुनिया के मुख्य राजनयिक होते हैं। तो ये हमारे क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और साथ साथ क्या? दुनिया के मुख्य राजनयिक होते हैं। कौन? हमारे एंटोनियो गुटेरेस। सचिवालय के कर्मचारी किसी देश की सरकार के प्रति नहीं बल्कि सीधे संयुक्त राष्ट्र के प्रति जवाबदेह होते हैं। यदि किसी भी देश से आए हैं हमारे सचिवालय के कर्मचारी, वो सारे के सारे कर्मचारी किसी भी सरकार के लिए, देश की सरकार के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो क्या? सीधे संयुक्त राष्ट्र के प्रति जवाबदेह होते हैं अपने कार्यों के लिए। चौथा अंग आता है हमारा कौन सा? इकोसोक। इकोसोक की बात करें तो हमारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। क्या? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बात करें जिसे इकोसोक कहते हैं। ये हमारे वैश्विक विकास, पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर, क्या हमारे ये हमारे वैश्विक विकास, पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाला मुख्य समन्वयकारी अंग है। कौन सा? इकोसोक, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। बात करें इकोसोक की संरचना की तो इसमें हमारे कुल 54 सदस्य होते हैं। कितने? 54 सदस्य होते हैं, जिन्हें महासभा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुनती है। कितने? 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुनती है इकोसोक के अंदर। और हर साल इसके 1/3 सदस्य मतलब 18 सदस्य बदल दिए जाते हैं, रिटायर कर दिए जाते हैं। इकोसोक के मुख्य कार्यों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और शैक्षिक मामलों पे काम करना। इकोसोक का मुख्य कार्य क्या? हमारे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और शैक्षणिक मामलों पे काम करना। साथ ही साथ क्या ये हमारे मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है और डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, आईएमएफ जैसी जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं, उनके कार्यों का समन्वय भी हमारे इकोसोक के द्वारा ही किया जाता है। अध्यक्षता की बात करें तो परिषद के सदस्य, जो इकोसोक है उस परिषद के सदस्य देशों में से ही हर साल 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए एक अध्यक्ष चुना जाता है। जो भी सदस्य देश है हमारे, कितने? 54 सदस्य देश है, तो इनमें से किसी भी एक व्यक्ति को हर साल 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए एक अध्यक्ष चुना जाता है। इसके संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो यह परिषद क्या दुनिया भर के जो गैर सरकारी संगठन है, एनजीओज, उनको संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़ने और अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। कौन? इकोसोक, जिसे कहते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। बात करें हमारा अगला अंग आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। तो ये क्या है? हमारे संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक या कानूनी अंग है। संरचना की बात करें तो इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने? 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर, जिनका चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद स्वतंत्र रूप से 9 वर्ष के लिए करती है। एक न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। तो आप ये इसका चुनाव कैसे होता है? इसका चुनाव हमारी महासभा और सुरक्षा परिषद क्या स्वतंत्र रूप से 9 वर्ष के लिए करती है। और कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश से नहीं हो सकते हैं। मतलब 15 न्यायाधीश है, 15 अलग-अलग देशों से होने चाहिए। प्रमुख कार्य की बात करें जो हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, तो सदस्य देशों के द्वारा सौंपे गए जो कानूनी विवाद है, जैसे कोई सीमा विवाद है, संधि उल्लंघन का विवाद है, तो इनका अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार निपटारा करना और यूएन के अन्य अंगों को कानूनी विषयों पर परामर्श देना इसका कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्षता और मुख्यालय की बात करें तो न्यायाधीश आपस में 3 वर्ष के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। न्यायालय के आपस में से 15 सदस्य, तो 15 सदस्यों में से भी क्या है? 3 वर्ष के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। और ये यूएन का एकमात्र प्रमुख अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। तो यूएन के जितने भी अंग है उनमें से केवल एकमात्र अंग है जिसका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि कहाँ? द हेग, नीदरलैंड में है। ठीक है, द हेग नीदरलैंड के पीस पैलेस में इसका मुख्यालय, आप इसे याद रखना, पीस पैलेस में। महत्वपूर्ण बात देखें तो केवल देश इस अदालत में मामले ला सकते हैं। सदस्य देश है एक तो 193 देश, तो 193 देश ही इस अदालत में अपने मामले ला सकते हैं। कोई व्यक्ति या निजी संस्था नहीं ला सकती, आप इसे याद रखें, कोई निजी व्यक्ति या संस्था इसमें कोई भी केस नहीं ला सकती। और इसके फैसले अंतिम होते हैं और इसके खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती, इसके ऊपर कहीं नहीं जा सकते। जो भी फैसला होगा अपील अंतिम होगा। अगला अंग आता है हमारा न्यास परिषद, जिसे हम कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। न्यास परिषद की बात करें तो इस संघ की स्थापना उन क्षेत्रों की देखरेख के लिए की जाती है। क्या? इस संघ की स्थापना उन क्षेत्रों की देखरेख के लिए की गई थी
जो हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। मतलब ट्रस्टी टेरिटरीज की बात करें तो उनकी देखरेख के लिए की गई थी, जो हमारे दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र नहीं थे। संरचना की बात करें तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। न्यास परिषद में हमारे 5 स्थायी सदस्य शामिल होते हैं। प्रमुख कार्य की बात करें तो 11 ऐसे क्षेत्रों को स्वशासन और स्वतंत्रता प्रदान करने में मदद करना। कितने? 11 ऐसे क्षेत्रों को स्वशासन या स्वतंत्रता प्रदान प्राप्त करने में मदद करना, जिन्हें ट्रस्ट कैटेगरी घोषित किया गया है। क्या? ट्रस्ट कैटेगरी घोषित किया गया है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्ष 1994 में प्रशांत महासागर के अंतिम ट्रस्ट क्षेत्र जो पलाऊ था, उसके स्वतंत्र होने के बाद इस परिषद ने अपना काम आधिकारिक तौर पर निलंबित कर दिया कि अब इसके पास कोई भी काम नहीं बचा। वर्तमान में यह केवल विशेष आवश्यकता पड़ने पे सक्रिय होता है, नहीं तो यह निष्क्रिय ही रहता। कौन सा? न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन करके देखते हैं कि आज से 1945 से लेके आज की स्थिति देखें तो ये कितना सफल रहा, कितना असफल रहा। तो संयुक्त राष्ट्र का अब तक का सफर मिश्रित रहा है, कुछ जगह सही रहा है, कुछ जगह खराब रहा है। तो एक तरफ से इसने विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचाया, तो दूसरी तरफ कई गंभीर क्षेत्रीय और मानवीय संकटों में भी मूक दर्शक साबित हुआ। मतलब कई जगह मानवीय संकट आए थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोई कार्य नहीं किया। इसकी सफलताओं और असफलताओं का एक तुलनात्मक विवरण ले लेते हैं। सबसे पहले सफलताएं देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बढ़िया-बढ़िया कौन-कौन से काम किए। पहला सबसे बढ़िया काम तीसरे विश्व युद्ध को टालना। तो 1945 के बाद से विश्व को किसी भी परमाणु युद्ध या तीसरे विश्व युद्ध से बचाए रखना इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। फिर औपनिवेशिक मुक्ति की बात करें तो एशिया और अफ्रीका के 80 से अधिक देशों को औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता दिलाने में भी हमारे जो यूनाइटेड नेशन है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मानवीय सहायता और स्वास्थ्य की बात करें, क्या मानवीय सहायता और स्वास्थ्य की बात करें तो WFP, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनिसेफ के माध्यम से करोड़ों लोगों की जान बचाई है। चेचक का उन्मूलन और पोलियो पर नियंत्रण इनके लिए ऐतिहासिक रहा था। मतलब यूनाइटेड नेशन का बहुत बड़ा कार्य था किसमें? चेचक या स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन और पोलियो के नियंत्रण में। फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों की बात करें, कि अंतर्राष्ट्रीय कानून संधियों की बात करें तो समुद्र के कानून जो अनक्लोज है, मानवाधिकार घोषणा पत्र, पेरिस जलवायु समझौते जैसे हमारे वैश्विक ढांचे ये तैयार करने में भी इस यूनाइटेड नेशन ने अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। शांति अभियान की बात करें तो 70 से अधिक शांति अभियान है, जैसे हमारे मोजाम्बिक, कंबोडिया, इनके जरिए क्या है विश्व के विभिन्न हिस्सों में शांति स्थापित करने में यूनाइटेड नेशन ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये तो हमने क्या यूनाइटेड नेशन की सफलताएं देखी, मतलब दोनों ने बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। बात करें उनकी जो जहां यूनाइटेड नेशन असफल या फेल हो गया, बात करें वीटो पावर के दुरुपयोग की, तो P5 देशों के द्वारा वीटो के प्रयोग से क्या P5 देशों के द्वारा वीटो का प्रयोग से सीरिया, यूक्रेन और गाजा जैसे संकटों में यूनाइटेड नेशन क्या पंगु साबित हुआ। मतलब उसमें कुछ भी ना तो कर पाया है, ना ही बोल पाया है। फिर नरसंहार रोकने में विफलता की बात करें तो 1994 का रवांडा और 1995 का सेबरेनिका जो नरसंहार था, उसमें यूनाइटेड नेशन की मौजूदगी हुई, तो इसकी साख पर बड़ा दाग लगा कि यूनाइटेड नेशन की मौजूदगी के बाद भी 1994 का रवांडा और 1995 का सेबरेनिका नरसंहार हुआ। फिर शक्ति संतुलन का अभाव की बात करें, या शक्ति संतुलन के अभाव की बात करें तो वर्तमान यूनाइटेड नेशन क्या 1945 की भू राजनीति को दिखाता है कि 1945 में कौन पावरफुल था और कौन नहीं था। भारत और ब्राजील जैसी शक्तियों को निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखा गया है इसके अंतर्गत, तो ये सबसे बड़ी कमी है। इस सुधारों में गतिरोध की बात करें तो 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए संगठन अपने बुनियादी ढांचे में समय पर बदलाव करने में विफल रहा है। मतलब आज भी इसके अंदर सुधार नहीं हो पा रहे हैं। अब हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र में भारत की ऐतिहासिक भूमिका। संयुक्त राष्ट्र में भारत किस कैसी भूमिका निभा रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक था। 1945 में हुए ऐतिहासिक सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि थे कौन? सीपी रामास्वामी मुदालियार। कौन थे? सीपी रामास्वामी मुदालियार हमारे भारत की तरफ से सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में गए थे। तब से लेकर आज तक भारत ने वैश्विक शांति, समानता और सुरक्षा के लिए भारत ने क्या वैश्विक शांति, समानता और सुरक्षा के लिए एक सक्रिय और जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका निभाई है। बात करें भारत की इस यात्रा के प्रमुख ऐतिहासिक मील के पत्थर कौन कौन साबित हुए हैं, बात करें तो सबसे पहले हमारे भारत ने क्या कार्य किया? रंगभेद नीति का विरोध करना 1946 में। तो स्वतंत्रता से पहले ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर दक्षिणी अफ्रीका में चल रही जो रंगभेद नीति थी, इसका सबसे पहले और कड़ा विरोध किया था। फिर महासभा की अध्यक्षता की बात करें 1993 में, तो भारत की विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 8वीं अध्यक्ष चुनी गई थी, और वह इस पद पर पहुंचने वाले विश्व की पहली महिला बनी थी। कौन? हमारी विजय लक्ष्मी पंडित, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू की बहन थी।
तीसरा आता है हमारे क्या उपनिवेशवाद से मुक्ति का समर्थन, मतलब 1960 के अंदर उन्होंने उपनिवेशवाद के मुक्ति का समर्थन किया था। तो उपनिवेशों की को स्वतंत्रता देने के लिए क्या उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने के लिए यूएन में एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र लाया गया, जिसमें भारत ने सह प्रायोजक मतलब को स्पॉन्सर के रूप में भूमिका निभाई थी। फिर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ पहल की बात करें 1965 में, तो नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए लाए गए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव थे, कन्वेंशन थे, उन पर हस्ताक्षर करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना था। कब? 1965 में। फिर नाभिकीय निशस्त्रीकरण और सीसीआईटी की बात करें 1996 के, तो भारत ने वैश्विक शांति को दो बड़े कदम उठाए हैं। क्या भारत ने वैश्विक शांति के लिए दो बड़े कदम उठाए? कौन कौन से वो कदम है उनकी बात करें, तो पहला नाभिकीय शस्त्रों को क्रमिक रूप से समाप्त करने की एक कार्य योजना प्रस्तुत की कि भारत ने कहा कि हम नाभिकीय शस्त्रों को खत्म कर देंगे, लेकिन किस प्रकार से खत्म करना है, तो भारत ने आगे बढ़ के एक कार्य योजना प्रस्तुत की। दूसरा, आतंकवाद के विरुद्ध एक मजबूत वैधानिक ढांचा बनाने के लिए सीसीआईटी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म का मसौदा पेश किया गया। किसने? भारत ने पेश किया था। किस कब? 1996 में। फिर सुरक्षा परिषद में 8वीं बार की बात करें, तो 2021-22 के अंदर या 2021-22 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 8वां कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो इस तरह हमने देखा यूनाइटेड नेशन के अंदर जो भारत है, तो भारत का क्या योगदान है। अब हम देखेंगे वैश्विक शांति और सुरक्षा में भारत का क्या योगदान है। दुनिया के अंदर शांति और सुरक्षा में भारत किस प्रकार अपना योगदान दे रहा है। तो ऐतिहासिक प्रस्ताव के अलावा भारत क्या है? संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली और शांति अभियानों का एक मुख्य आधार स्तंभ बना रहा है। कैसे बात करें, तो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की बात करें, यूएन पीस कीपिंग फोर्स की बात करें, तो वैश्विक शांति अभियानों में दुनिया भर से क्या वैश्विक शांति अभियानों में दुनिया भर में सर्वाधिक सैनिक भेजने वाला देश कौन है? भारत। वर्तमान में यूएन मतलब भारत के यूएन के 14 सक्रिय शांति मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहा है। कितने? भारत के यूएन के 14 सक्रिय शांति मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहा है। फिर नाभिकीय निशस्त्रीकरण का परोकार की बात करें, तो भारत सैद्धांतिक रूप से पूर्ण और भेदभाव रहित और सार्वभौमिक नाभिकीय निशस्त्रीकरण का मजबूती से समर्थन कर रहा है। बजट में निरंतरता की बात करें, तो भारत संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में अपनी भागीदारी और आर्थिक योगदान लगातार और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित कर रहा है। तो हमारी ये क्या यूनाइटेड नेशन में और जो हमारे वैश्विक शांति और सुरक्षा के अंदर भारत का योगदान है। अब हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता और उसकी प्रक्रिया की बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और सुधार कैसे हो सकता है। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र विशेषकर हमारी जो सुरक्षा परिषद है यूएनएससी, इसकी संरचना को अलोकतांत्रिक और पुराना माना जाता है। बात करें प्रमुख सुधारों की मांग की, मतलब कौन कौन से सुधार है जिसकी मांग की जाती है। पहली मांग की बात करें सुरक्षा परिषद मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के विस्तार की, तो वर्तमान सदस्य कितने? 15, जिसमें हमारे 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो इनकी संख्या को बढ़ा के 25-26 किया जाना चाहिए, जिसमें हमारे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका को भी स्थायी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। फिर वीटो पावर में सुधार की बात करें, तो फ्रांस और मेक्सिको जैसे देशों ने प्रस्ताव दिया था कि नरसंहार जैसी गंभीर स्थितियों में वीटो का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। जैसे गंभीर स्थितियां हो, तो गंभीर स्थितियों में जैसे हमारे नरसंहार होता है, मास एट्रोसिटीज होती है, तो ऐसे मामलों में वीटो का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। वीटो पावर नहीं होनी चाहिए किसी के पास भी। कार्यप्रणाली में बदलाव की बात करें, तो सुधारों पर केवल चर्चा की बजाय टेक्स्ट आधारित बातचीत शुरू करने की मांग की गई, ताकि कोई ठोस परिणाम निकल सके। तो सुधारों पर क्या केवल चर्चा नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या कोई टेक्स्ट आधारित बातचीत होनी चाहिए, टेक्स्ट बेस्ड निगोशिएशन शुरू किया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे सुधारों की जटिल प्रक्रिया, मतलब यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर सुधार तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया जटिल है। कैसे? यूनाइटेड नेशन चार्टर के अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी भी ढांचागत सुधार के लिए दो शर्तें पूरी होनी जरूरी है। कोई भी ढांचा का सुधार करना है, ढांचे में सुधार करना, तो दो शर्तें होनी पूरी जरूरी है। कौन कौन सी है? पहली शर्त आती है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के कम से कम 2/3 सदस्य देशों का उसको समर्थन मिलना चाहिए। कितने? 2/3 सदस्य देशों का उसको समर्थन मिलना चाहिए, और सारे के सारे 5 स्थायी सदस्य के द्वारा इसे अपने संसदों में पारित मतलब रेक्टिफाई कराना होगा। यदि एक भी देश सदस्य P5 देश है, जैसे चीन या अमेरिका वीटो कर देगा, तो सुधार लागू नहीं होगा। और हमेशा से ऐसा ही होता आया है कि पांचों देशों में से कोई एक देश अपने वीटो पावर शक्ति का उपयोग करता है और सुधार नहीं हो पाते। बात करें संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका की, तो दोबारा से वापस भूमिका की बात करें, तो भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों में से एक है, और वैश्विक मंच पर इसने हमेशा एक रचनात्मक और नेतृत्व का भी भूमिका निभाई है। शांति अभियानों में सर्वोच्च योगदान की बात करें, तो भारत ऐतिहासिक रूप से यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग में सबसे अधिक सैनिक भेजने वाला देशों में से एक है,
और अब तक 2 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने 50 से अधिक मिशनों में अपनी सेवाएं दी है। फिर वैश्विक दक्षिण की आवाज की बात करें, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की बात करें, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को से लेकर वैक्सीन मैत्री जलवायु न्याय तक भारत ने हमेशा विकासशील देशों के हितों की पुरजोर वकालत की है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करें तो भारत ने 1996 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन सीसीआईटी का मसौदा पेश किया था और इसे लागू करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। सॉफ्ट पावर और नए विजन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सोर्स गठबंधन जैसे पहलों के माध्यम से भारत ने वैश्विक भलाई के लिए नए नए एजेंडे सेट किए हैं। तो ये हमारे कुछ ब्रीफ है। ब्रीफ किसका? यूनाइटेड नेशन में भारत का क्या क्या योगदान है। अब हम देखेंगे सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का दावा क्या है। जो मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सदस्यता का क्या दावा है। इसके लिए एक बात कही गई है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़ी आबादी वाला देश सुरक्षा परिषद की निर्णय प्रक्रिया से बाहर कैसे रख सकता है। क्या सुरक्षा परिषद की निर्णय प्रक्रिया से कैसे बाहर रह सकता है। इसी आधार पर हमारे क्या सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का दावा किया गया है। बात करें दावे के मजबूत आधार की, तो दावे का मजबूत आधार क्या है। पहला आधार आता हमारे जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी की बात करें तो 140 करोड़ से अधिक आबादी के साथ, क्या 140 करोड़ की से अधिक आबादी के साथ भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। मतलब मानवता का 1/6 हिस्सा भारत के अंदर है। तो वो सुरक्षा काउंसिल का, सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य होना जरूरी है। आर्थिक ताकत की बात करें 2026 के परिदृश्य में भारत दुनिया के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था में मजबूती से काबिज है। फिर लोकतांत्रिक मूल्य की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और सफल कार्यात्मक लोकतंत्र है जो आज भी चल रहा है। संगठन में योगदान की बात करें तो भारत यूएन के नियमित बजट का भुगतान करता है और इसके शांति अभियानों का मुख्य स्तंभ भी रहा है। तो इसीलिए भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य मिलना चाहिए। कूटनीतिक प्रयास की बात करें तो G4 सदस्यों के निर्माण, तो भारत ने जापान, जर्मनी, ब्राजील के साथ मिलकर एक नया गुट बनाया जिसे G4 कहते हैं। जो एक दूसरे की स्थायी सदस्यता का मजबूती से समर्थन करते हैं। कौन कौन? जापान, जर्मनी, ब्राजील और भारत। L69 समूह के नेतृत्व की बात करें तो 40 से अधिक विकासशील देशों के इस समूह का नेतृत्व कर रहा है भारत। भारत क्या है? 40 से अधिक विकासशील देशों के इस समूह का नेतृत्व कर रहा है जो यूएन में तत्काल सुधारों की मांग करते हैं। द्विपक्षीय कूटनीति की बात करें तो अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जैसे देशों में समय समय पर भारत ने सैद्धांतिक समर्थन हासिल किया है। तो ये हमारे उनके भारत के कूटनीतिक प्रयास है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर शामिल होने के। लेकिन इसमें बाधाओं की बात करें कौन कौन सी बाधाएं आ रही है। पहली बाधा आती है हमारे यूनाइटेड ऑफ कंसेशन मतलब कॉफी क्लब। तो पाकिस्तान, इटली, मेक्सिको और मिस्र जैसे जो देश है, तो इन देशों का यह समूह स्थायी सीट के विरोध का कड़ा विरोध करता है। स्थायी सीटों के विस्तार का कड़ा विरोध करता है। क्यों? क्योंकि वे अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों को शक्तिशाली बनते हुए नहीं देख सकते। फिर चीन का अड़ियल रुख की बात करें तो चीन एकमात्र P5 देश है जो भारत की सदस्यता का स्पष्ट समर्थन नहीं करता और प्रक्रियात्मक बाधाएं खड़ी करता है। वीटो के पेज की बात करें तो अमेरिका और रूस क्या है सैद्धांतिक रूप से भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन वे नए सदस्यों को वीटो पावर देने से में हिचकिचाते हैं ताकि उनकी शक्ति कम ना हो जाए कहीं। तो हमारी कुछ बाधाएं हैं। और अफ्रीकी देशों की मांग की बात करें तो अफ्रीकी समूह अपने महाद्वीप के लिए 2 स्थायी सीटों की मांग पर अड़ा है जब तक उनकी क्या आपस में सहमति नहीं बनती। समग्र सुधार पैकेज रुका रहेगा। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।